Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 9, that is the coordination compound. इससे पहले जो आपने टॉपिक किया था उसमें हमने IUPAC नेमिंग की थी. आज जो हम करने वाले हैं that is the वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि जो भी हमारे बॉन्ड बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उनका नेचर क्या होगा, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी. तो जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी थी. सबसे पहले जो वर्नर थे उन्होंने दी थी, वर्नर ने जो थ्योरी दी थी, वर्नर ने कोवर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो दी थी. उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें कुछ एडवांसमेंट हुई, कुछ नई थ्योरीज बनी जिसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है. लेकिन आपके जो सिलेबस में है दैट इज़ ओनली द टू थ्योरीज. फर्स्ट वन इज़ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सेकेंड वन इज़ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सबसे पहले जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमें उसके कोवैलेंट नेचर के बारे में बताती है कि जो भी बॉन्ड होता है हमारा किसके बीच में, जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में होता है वो कौन सा होता है, कोवैलेंट होता है. तो इसकी कुछ बाद में लिमिटेशंस भी आएंगी, जो इसकी कमियां थी वो आगे जाके किसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसको रिमूव किया गया. ऐसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए हमें नई थ्योरी की रिक्वायरमेंट हुई. तो सबसे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो अजम्पशंस हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं जिनको वो मान के चलता है कि हम यही चीज़ें इसमें लेके चलेंगे, तो वो अजम्पशंस क्या क्या है. अजम्पशन फॉर द थ्योरीज आर एज फॉलोज. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी फर्स्ट अजम्पशन है द सेंट्रल मेटल आयन in the complex makes available a number of empty orbitals for the formation of coordination bond with suitable ligands. The number of empty orbital made available for this purpose is equal to the coordination number of the central metal ion. यहाँ पर मेन जो बात है जो आपको समझनी है कि जो भी हमारी सेंट्रल मेटल आयन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए जो वो बनाएगा वो किसके बराबर होंगे, इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. जो सेंट्रल मेटल आयन का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसमें वो क्या करेंगे, उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाएंगे. अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि क्या हो कि जो भी हम बॉन्ड हैं जितने भी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बना सके. तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि वहाँ पर अगर एम्प्टी नहीं है तो उसको एम्प्टी बनाया जाएगा, उसको एक्साइटेड करके या जैसे भी उसको खाली किया जाएगा ताकि जो मेटल है वो क्या कर सके, अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने भी उसको बनाने हैं वो सेंट्रल मेटल के साथ बना सके. पहला पॉइंट क्लियर. देन सेकंड वन, एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp and d ऑफ द मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल. जब वो एम्प्टी हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, हाइब्रिडाइज होके क्या करेंगी, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगी ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री सच एज स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल. तो जो ज्योमेट्री बनेगी दैट विल डिपेंड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन. जैसे अगर आप मान के चलो sp3 है तो sp3 क्या देगी, टेट्राहेड्रल देगी. तो sp3 क्या देगी, टेट्राहेड्रल. लेकिन अगर मान के चलो dsp2 आ जाती है, dsp2, तो उस केस में जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी द स्क्वायर प्लेनर. अब ऑक्टाहेड्रल है वो क्या हो सकती है, sp3d2 भी हो सकती है और d2sp3 भी हो सकती है. तो दीज आर द हाइब्रिडाइजेशन. तो फर्स्ट कौन सी होगी, अगर हम यहाँ पर देखें स्क्वायर प्लेनर में क्या होगी, dsp2, टेट्राहेड्रल में क्या होगी, दैट इज sp3, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल देखें तो sp3d2 भी हो सकती है और d2sp3 भी हो सकती है. अगर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, द d ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन में बी आइदर इनर, दैट इज d ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड n-1d. इनर को क्या बोलते हैं, n-1d. जैसे एक होती है 3d भी हो सकती है और 4d भी हो सकती है. तो 3d क्या हो जाएगी, 4s से पहले आती है तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल. और 4s के बाद क्या आएगा, 4d. तो वो क्या हो सकती है, आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि फोर्थ लेवल पर d अवेलेबल है और अगर हम थर्ड लेवल है तो वहाँ पर भी d अवेलेबल है. तो n-1d भी हो सकती है और आउटर d यूज़ करेंगे दैट इज़ nd भी हो सकती है. तो इन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है जो जो मैं बता रहा हूँ साथ में, कि जो भी हमारे इनर ऑर्बिटल्स हैं या आउटर ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ डी. अगर डी हाइब्रिडाइजेशन आती है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया sp3d2, तो यहाँ पर जो डी यूज़ हो रही है दैट इज़ द आउटर ऑर्बिटल. और अगर हम यहाँ लेते हैं d2sp3 देन इट इज़ यूजिंग इनर ऑर्बिटल. फोर्थ पॉइंट, each ligand has at least one orbital containing a lone pair of electron. तो जितने भी ligands हो उनके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए जो क्या कर सके,
डोनेट कर सके, लोन पेयर होगा तभी तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ। फिफ्थ पॉइंट, द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड्स टू फॉर्म मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पर जो मेटल लिगेंड का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका नेचर क्या रहेगा, कोवैलेंट। द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, तो मेटल की जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो हम बनाएंगे बाय एक्साइटेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन यूज करके, और किसमें क्या करेगी, वो ओवरलैप करेगी किसके साथ, फील्ड ऑर्बिटल, किसकी, लिगेंड्स के साथ, और क्या बना देगी, बॉन्ड बनाएगी। और बॉन्ड हमेशा आपको पता है ओवरलैपिंग से बनता है। तो दीज आर द पोस्टुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नोट करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो आप नोट करेंगे कि जो इसमें मेनली दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, वेदर इट इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि एक डायामैग्नेटिक होता है और एक पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है, जो अनपेयर्ड हो, और डायामैग्नेटिक कौन सा होता है, जो पेयर्ड होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी अगर आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है, रिपेल करता है, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसको वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस थ्योरी की मेन कंसेप्ट ही यही है कि जब उन्होंने क्या किया, एक मटेरियल लिया, फॉर एग्जांपल ये हमने कॉम्प्लेक्स लिया, और इसको क्या किया, मैग्नेटिक जो हमारा था एक मटेरियल, इसको कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और इसको चेक किया वेदर इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड और रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अट्रैक्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर रिपेल होता है तो वीकली रिपेल होगा और वीकली ही अट्रैक्ट होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर रिपेल करता है तो डायामैग्नेटिक। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लेते हैं, इसका एग्जांपल हमने लिया, अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर हमारा मेन फोकस रहेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर हम बात कर रहे हैं। उसका फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया CrNH363 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, और इसका जो नेचर है दैट इज द पैरामैग्नेटिक। कैसे पता चला, वो मैंने आपको बताया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा, और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो जो क्रोमियम है, इसको अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी 21 to 30। ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर हम स्कैंडियम की देखें तो आर्गन दैट इज द नोबल गैस, और मेन हमें ये चाहिए दैट इज 3d1,4s2, और टाइटेनियम देखें 3d2,4s2, वेनेडियम 3d3,4s2, क्रोमियम 3d5,4s1। ये आपको याद होंगी, दो अलग हैं बिल्कुल, एक्सेप्शनल जो थी आपकी याद होंगी, जिसमें हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते थे, मोर स्टेबल है। तो कॉपर क्रोमियम 3d5,4s1 और 3d10,4s1, तो ये ध्यान रखना है। तो इस वे में आपको ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्लियर होंगी, तभी आप इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेनली हमारे 3 डायग्राम्स बनते हैं जो आपको बनाने हैं। सबसे पहले अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो दैट इज 3d1,4s2, 3d1,4s2। तो अगर हम 3d1,4s2 को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारी कौन सी ऑर्बिटल हो गई, डी ऑर्बिटल, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो दिस वन इज 3d, देयर आफ्टर 4s, 4s के बाद क्या होता है अगर हम यहां ले तो 4p। तो दिस वन इज 3d, दिस वन इज 4s, दिस वन इज 4p, और इसके बाद अगर हम देखें तो 4d भी होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम फिल करें तो क्रोमियम में कितने हैं यहाँ पर 3d1, 4s2। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें क्रोमियम है 3d5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए हमारे क्रोमियम के। तो 3d5 4s2। अगर हम यहाँ पर देखें जो क्रोमियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करेंगे तो क्या नोट डाउन करेंगे, जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालो तो कितनी आ रही है, दैट इज +3। तो +3 का मतलब क्या करना है, ये 1 आएगा, सॉरी 3d5 4s1 है क्रोमियम।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रोमियम में क्या होगा, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं। तो 3 कम कैसे करेंगे वो ध्यान से नोट करेंगे। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो सबसे पहले बाहर वाला रिमूव होगा। तो सबसे पहले बाहर वाला एक S ये रिमूव कर देंगे हम, फिर एक ये इलेक्ट्रॉन, और बाकी कितने बच जाएंगे आपके, अगर हम इसमें से 3 रिमूव करते हैं 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, तो ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो दिस इज द क्रोमियम +3। तो क्रोमियम +3 आपने बनाना है। उसके बाद थर्ड जो बनेगी दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड आपको क्या बनानी है, हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा इसको ठीक बना देते हैं ताकि क्लियर हो, विजिबल हो। दिस वन इज द 1 2 3। अब हमारा ये 4s है और ये हमारा 4p है। दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस वन इज 4p। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिगेंड्स जो होते हैं हमने क्या दिखाने हैं, हाइब्रिडाइजेशन यूज करनी है। तो अगर 6 में मैंने बताई थी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, इनर ऑर्बिटल भी यूज कर सकता है और आउटर ऑर्बिटल भी यूज कर सकता है डी। अगर इनर ऑर्बिटल खाली है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये पेयर आएगा, कहां से आया, NH3 से। दूसरा पेयर आएगा, ये पेयर भी कहां से आएगा, NH3 से। ये पेयर भी कहां से आएगा, NH3 से, क्योंकि हमें कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 6। जो आपको फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया था कि जो पोस्टुलेट्स हैं उनके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए थे, 6, और वो 6 आपके यहाँ पर एम्प्टी हो चुके हैं, जिसमें हमने क्या यूज़ किया, इनर ऑर्बिटल को यूज़ किया। तो नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इस हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो जो इनर डी यूज हो रही है दैट इज D2sp3। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसकी अगर आपसे ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री विल बी दैट इज ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज D2sp3। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल complex। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हाई दिस वन इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो हम इनर डी है उसको यूज कर रहे हैं, और अगर यही आउटर डी होता तो उसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा इनके और नेम भी हो सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, कोई पेयरिंग की हमने, जो यहाँ पर ऑर्बिटल थे पेयरिंग नहीं की, तो उसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो इसके जो बाकी के नेम है वो भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेनली हम बोलेंगे इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ज्योमेट्री पूछे तो दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछे तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। कौन सा है, पैरामैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछे तो पैरामैग्नेटिक है, और अगर ज्योमेट्री पूछे तो ऑक्टाहेड्रल है, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो D2sp3 है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमारी है रिप्रेजेंटेशन। जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला आपका जो डायग्राम बनेगा वो नॉर्मल मेटल की जो ग्राउंड स्टेट है, फिर आपकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी, एंड थर्ड वन हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने ऑर्बिटल वो यूज़ करेगा उतने ऑर्बिटल आपको एम्प्टी करने हैं, खाली करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन को शो करना है। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज CONH363 पॉजिटिव एंड इट्स नेचर इज डायामैग्नेटिक। तो इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से नोट करेंगे, जब भी पैरामैग्नेटिक होगा तो वो क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, और जब भी डायामैग्नेटिक होगा तो दैट विल बी द पेयर्ड। तो अगर हम इसको रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होता है। तो जो आपको अगर इसको बनाना है, इसके डायग्राम बनाने हैं और हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, और इसको अगर ज्योमेट्री बतानी है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे जो मेटल है उसकी ग्राउंड स्टेट दैट इज कोबाल्ट, फिर कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये न्यूट्रल है तो दैट विल बी द कोबाल्ट इन +3। तो कोबाल्ट किस में है, +3 में है। थर्ड क्या बताया था आपको, हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज कोबाल्ट के साथ क्या करना है, NH3 आपको कंबाइन करने हैं, और ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, दैट इज +3। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी
सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 3d7 4s2। तो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं 3d। तो दिस वन इज 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो 3d, दिस इज 4s 4p और देयर आफ्टर 4d 4s 3d 4s 4p, दिस वन इज 4d। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3d 7 और 4s में कितने हैं, यहाँ पर 1 और ये 2। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d7 4s2। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो अब आपको कोबाल्ट किस में लेके आना है, +3 में। +3 का मतलब देयर आफ्टर d। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें +3 में कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे आप, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ से, तो 2 तो आपके यहाँ से हो जाएंगे और 1 यहाँ से हो जाएगा। तो ये वाला रिमूव करेंगे, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 2 यहाँ से हो जाएंगे, 1 यहाँ से होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोबाल्ट +3। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अगर हम यहाँ चेक करें तो 2 4 और 2 6। अब अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को चेक करें तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। तो हम इसमें इनर डी भी यूज़ कर सकते हैं, आउटर डी भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है किसके ऊपर। अगर मान के चलते हैं ये क्या करे, पेयरिंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द लिगेंड्स। तो ये हमारा जो लिगेंड है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इस केस में ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो दिस सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक, तो डी अवेलेबल है। अगर मान के चलते हैं ये वाला लिगेंड अगर वीक होता और ये पैरामैग्नेटिक होता तो उस केस में क्या करते हैं, हम पेयरिंग नहीं करते, तब ये आउटर डी यूज नहीं होता। अब क्या यूज होगा, इनर डी यूज होगा। इनर डी कैसे यूज करेंगे उसको समझना ध्यान से। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं तो उसमें आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए टोटल, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए तो 6 है। 6 कैसे करेंगे, इस वाले को हम यहाँ भेज देंगे, इस वाले को यहाँ भेज देंगे और 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 ऑर्बिटल हमारे एम्प्टी हो चुके हैं क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 और 2 4 और 2 6। तो हमने पेयर कर दिया, क्यों किया, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी, दिस वन इज डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर ये क्या होता, पैरामैग्नेटिक होता तो क्या करते। अब अगर हम यहाँ पर पेयरिंग ना करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 7 है इसमें, और एक रिमूव किया तो 6 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहां पर क्या करें, अगर एज इट इज छोड़ेंगे तभी तो अनपेयर्ड होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो जब भी हम यहां पर देखेंगे इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में उसने बताया दिस वन इज डायामैग्नेटिक। और आगे जाके आपको क्लियर होगा कि ये लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। तो दिस वन इज द लिमिटेशन, क्योंकि यहां पर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर बता रहे हैं किस बेसिस पे हम पेयरिंग करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो आपको देखना है डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। तो दिस वन इज डायामैग्नेटिक है, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे। क्यों किया, बिकॉज ऑफ डायामैग्नेटिक। तो हमारे 6 ऑर्बिटल खाली हो चुके हैं। और ये वाला जो है अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो दिस वन इज द हाइब्रिडाइजेशन, विच वन, कौन सी बनेगी अगर हम यहाँ देखें तो D2sp3। अब ये वाला जो लिगेंड है कहाँ से आएगा, ये आया आपका NH3 से, ये वाला भी कहाँ से आएगा, NH3 से, ये वाला पेयर भी कहाँ से आएगा, NH3 से, ये वाला पेयर भी कहाँ से आएगा, NH3 से। मैं इसको नीचे कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो कि हाइब्रिडेशन क्या है और ये लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं। तो हर एक लिगेंड एक एक पेयर देगा और दिस वन इज द हाइब्रिडाइजेशन विच इज D2sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज D2sp3। अगर हम चेक करते हैं इसके ज्योमेट्री की तो क्या होगी, ज्योमेट्री विल बी, ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल।
और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा तो दैट इज डायामैग्नेटिक। अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है तो दिस इज अगेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके, इनको ट्राई करके देखना है, इनको बना के देखो। जब भी आप क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शो करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो मेटल है नॉर्मल बनाएंगे, उसके बाद क्या करना है, उसको जितना उसका एक्साइटेड स्टेट होगा दैट इज +3। फिर थर्ड हाइब्रिडाइजेशन, अगर चेक करना है डायामैग्नेटिक है तो क्या करना है, पेयरिंग करनी है। अगर मान के चलो इसकी जगह पर यहाँ पर फ्लोरीन होता तो हम पेयरिंग नहीं करते। और क्यों नहीं करते, क्योंकि आप चेक करेंगे उसका नेचर क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होगा तो हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे। तो उस केस में आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए, तो हमें चाहिए कितने, 6। तो हम ये एक ये यूज करेंगे, 3 ये यूज करेंगे, 2 यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन ये आ जाएगी, विच वन, sp3d2। क्या आ जाएगी, sp3d2। उसको ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आपको ये चीज़ करवाई जाएगी कि जब क्या आ जाएगा, F आ जाएगा तो वीक लिगेंड है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं उनको आप ट्राई करके देखना और जो कॉम्प्लेक्स है उनको बना के देखना है।